हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी क्लासेस। माय नेम इज प्रमोद। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। हम साथ में क्लास 12th की फिजिक्स भी पढ़ेंगे साइमल्टेनियसली। तो सर, इस चैनल पे आपको मिलेंगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स की वीडियोस क्लास 11th और 12th की, बोर्ड्स प्लस सीयूईटी के लेवल की। मैथ्स आपको पूर्व में पढ़ा ही रही है, जैसे कि आप जानते हैं मैथ्स की कुछ वीडियोस आ भी गई हैं और सेम आज से फिजिक्स की वीडियोस भी चालू हो जाएंगे। तो आज हम सबसे पहले फिजिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। पर आप पूछेंगे सर, ये फिजिकल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है, फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। अरे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों, अभी आप 10th से 11th में शिफ्ट हुए हो। 10th तक की साइंस मैथ्स सब डिफरेंट थी, 11th में आके थोड़ी सा लेवल हाई हो जाता है कंपैरेटिवली, क्योंकि 11th और 12th की फिजिक्स मैथ्स ये सारा बेस बनाते हैं आपकी इंजीनियरिंग और फर्दर स्टडीज का। तो अब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे जस्ट बिकॉज फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। अरे बंदा बंदी का तो प्यार करके देख लिया, अब फिजिक्स को थोड़ा सा प्यार करके देखे। वो कहते हैं ना कि प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। तो फिर ये मौका मिला है हमें इतने शानदार सब्जेक्ट को पढ़ने का, और आज उसका इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि सर फिजिक्स है क्या? व्हाट इज फिजिक्स? यार, फिजिक्स एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो आपको हाउ का आंसर देता है। ये बेसिक सवाल कि चीजें हो कैसे रही हैं वो पूछता है, और फिर एक्सप्लेन करते हैं कि चीजें हो कैसे रही हैं। अब देखो, जैसे कि ये लिखा है एक स्टेटमेंट कि फिजिक्स लुक्स एट हाउ थिंग्स हैपन, द रीजन थिंग्स हैपन एंड देन एक्सप्लेन इट। जो मैंने हिंदी में बोला वही इंग्लिश में लिखा हुआ है यहां पे, है ना। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कैसे? एक मैंने बना दी है गाड़ी, ये मेरा है साइबर ट्रक, ठीक है। ये एक हमने गाड़ी बना दी है भाई, कुछ ये ऐसे, और गाड़ी बिना टायर के कैसे, ठीक है। ये हमने एक गाड़ी बना दिया। अब ये गाड़ी ऐसे चल रही है, ठीक है सर। ये एक जमीन के ऊपर, एक रोड के ऊपर ये गाड़ी चल रही है, ठीक है सर। अब जब एक फिजिक्स वाला बंदा इस गाड़ी को देखेगा तो वो पूछेगा कि सर ये गाड़ी चल कैसे रही है, हाउ दिस कार इज मूविंग। वो इंटरेस्टेड है चल कैसे रही है, कहां से। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इस गाड़ी में एक्सेलरेशन हो रहा है तो वो फोर्स कहां से लग रही है? इन टायर और रोड के बीच में, टायर और सड़क के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। वो कैसे लग रही है, वो गाड़ी को चलने में कैसे हेल्प कर रही है, ये सब सवाल एक फिजिक्स वाला बंदा पूछेगा। ऐसे ढेरों सवाल। अब केमिस्ट्री वाला इसको देख लेगा, पहले बायो वाला इसको देखेगा, तो बायो वाला पूछेगा कि चल क्यों रही है, कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे बायो वाला बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको मिला के बॉडी फंक्शन कर रही है। बायो वाला ऐसे ही पूछेगा कि गाड़ी के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको मिला जुला के गाड़ी ऐसे चल रही है। और केमिस्ट्री वाले भैया, हमारे केमिस्ट्री वाले भैया पूछेंगे कि सर गाड़ी के फ्यूल टैंक के अंदर मैं सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूं तो क्या होगा, तो कौन सा रिएक्शन होगा, ये बताओ। केमिस्ट्री रिजल्ट में इंटरेस्टेड है, बायो क्यों में इंटरेस्टेड है, फिजिक्स हाउ में इंटरेस्टेड है। थोड़ा सा समझ आया? अरे फिजिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस चैनल पे सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही प्यार से इंटरेस्टिंग वे में आपके क्लियर होंगे। आगे बढ़े थोड़ा सा फिजिक्स की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज फिजिक्स और वो शुरुआत कहां से हुई, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि देखो पहले जमाने के लोगों ने क्या किया, चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। पहले उन्होंने देखा अपनी सराउंडिंग में हो कैसे रहा है, फिर सवाल पूछा ये ऐसे ही क्यों हो रहा है, और ये ऐसे ही हमेशा होता रहेगा क्या, ऐसे क्यों हो रहा है, क्या ये ऐसे कैसे हो रहा है, और क्या ये ऐसे ही हमेशा होता रहेगा कोई भी चीज।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पेन को उठा के नीचे से गिराऊं तो ये नीचे गिरेगा। तो भी पूछेगा कि सर क्या हमेशा मैं पेन को इस साइड से गिराऊं तो नीचे गिरेगा? क्या अगर मैं यहां से नीचे गिराऊं तो भी गिरेगा क्या? क्या थोड़ा सा नीचे करके इसको नीचे गिराऊं तो भी गिरेगा क्या? थोड़ा और ऊपर उठा के इसको नीचे गिराऊं तो भी नीचे गिरेगा क्या? हाँ, सभी में नीचे गिरेगा। अच्छा, हमने फिर ये ऑब्जर्व किया। उसके बाद आगे थॉट प्रोसेस क्या था? बेसिक थॉट प्रोसेस क्या था? ये चाहिए पेन हमेशा नीचे गिर रहा है। फिर मेजर किया कि जब ये पेन को हम गिरा रहे हैं तो गिराते वक्त इसकी नीचे की डायरेक्शन में स्पीड, मतलब कि इसकी वेलोसिटी, नीचे की डायरेक्शन में स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो नीचे की डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है ये पता किया। छोड़ते वक्त इसकी स्पीड कितनी है, किसी मिड पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी है, जब ये टकरा रहा है मेरे हाथ को तो इसकी स्पीड कितनी है। अब ये पेन के अंदर कुछ मास होगा सर, और नीचे ग्रेविटेशनल पुल जो लग रहा है अर्थ का, ये अभी हमें पता है, पहले के लोगों को पता नहीं था। तो उन्होंने फिर सोचना शुरू किया कि हमेशा ये पेन गिर रहा है, ये कितना फोर्स लगा रहा होगा। ये सारे सवालों के जब जवाब ढूंढने चालू किए, जब इन सभी चीजों के जवाब ढूंढने चालू किए, तो फिर हमने मास जैसे कॉन्सेप्ट, ग्रेविटेशन जैसे कॉन्सेप्ट वहां से डिस्कवर किया। अरे वो तो सुना ही होगा, न्यूटन के सर पे गिरा सेब, और वहां से उसने पूरी एक फिजिक्स की ब्रांच बना दी, ग्रेविटेशन, है ना। अभी देखो और एग्जांपल आपको दूं तो पहले के लोगों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था, पूरी दुनिया घूमते थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स नहीं थे हमारे पास, बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस थी, वो उन जगह पे घूमते थे, उन जगह को डिस्कवर करते थे, वहां पे होने वाले अलग अलग नेचुरल फिनोमिनास को डिस्कवर करते थे। वो सूरज का उगना, वो रात को चांद का आना, वो सूरज का ढलना, रात के साफ आसमान में वो चमकते सितारे, कुछ प्लैनेट्स भी होते हैं बट मोस्टली वो चमकते हुए सितारे, वो बारिश का गिरना, वो समुद्र में लहरों का बहना, और बारिश के मौसम में वो रेनबो का दिखना, वो इंद्रधनुष। ऐसे ही किसी जगह पर वो ज्वालामुखी का फटना, कहीं पर अर्थक्वेक का आना। अरे सब फिजिक्स है। इन सारे नेचुरल फिनोमिनास के पीछे का रीजन जब हम फाइंड करने लगे, तब वहां से साइंस और साइंस की एक ब्रांच फिजिक्स की शुरुआत हुई। अरे समझ आया? इंटरेस्ट आ रहा है? हमें इस फिजिक्स को इंटरेस्टिंग ही बनाना है। जनरली लोग फिजिक्स को एक मुश्किल सब्जेक्ट मानते हैं, बट फिजिक्स अगर आप इमेजिन करने लगे कि अच्छा ये गाड़ी है, इस पे फोर्स लग रहा है, ये पेन है, इस पे मैं नीचे से फोर्स इसको एक प्रोवाइड कर रहा हूं जिसकी वजह से ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, ये पेन बैलेंस है। ये सारी चीजें जब आप ऑब्जर्व करने लगोगे, इमेजिन करने लगोगे, तो फिजिक्स बहुत आसान, बहुत ही आसान और बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। थोड़ा सा प्यार फिजिक्स को करके तो देखो यार, मजा आ जाएगा। अब देखो, पुराने लोगों ने रात के टाइम पे आसमान को देखना चालू किया और रात को देखा यार आसमान में सितारे टिमटिमा रहे हैं, और कुछ स्टार्स की कहीं पे पोजीशन है, स्टार की एक फिक्स्ड पोजीशन है। अब उन्होंने वो देखा कि नेक्स्ट डे स्टार की पोजीशन हल्की सी चेंज हो रही है, उससे नेक्स्ट डे हल्का सा और चेंज आ रहा है, और इसे करते 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 विद टाइम स्टार्स की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जा रही है, अलाइनमेंट उनका चेंज हो जा रहा है, बट वहां पे पैटर्न भी है, पैटर्न भी ढूंढने की कोशिश की। तो कैसे शुरू हुआ कि सबसे पहले ये हमारा सन है, ठीक है, ऐसे मान लिया ये सन है भाई हमारा, ठीक है सर, मान लिया सर, आप कह रहे हो तो मान लिया सर, ये सन है, और ये हमारी अर्थ की पोजीशन है, ये भाई हमारी अर्थ की पोजीशन है, ठीक है सर, ये हमारी अर्थ की पोजीशन है। अब एक बंदे ने, अब आपने, आप मान लो आप 300 साल पहले पैदा हुए थे, और आपने क्या किया, रात के टाइम में
रात के टाइम में यहां पे दिन होगा, यहां पे रात होगी। ऑब्वियसली बात है, जो अर्थ का फेस सन को फेस कर रहा होगा उस पार्ट में दिन होगा सर, दूसरे वाले पार्ट में नाइट होगी सर। तो रात के टाइम पे यहां पे खड़े एक बंदे ने आसमान को देखा, उसको आसमान का कौन सा हिस्सा दिख रहा होगा भाई, कौन सा स्काई का पार्ट दिख रहा होगा उसको, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा यहां पे ऐसा कुछ। हाँ सर, तो उसने ऐसे फोटो ले ली इसकी, उसने क्या किया, इस वाले पार्ट की यूं फोटो ली, और सर तब तक तो कैमरा नहीं थे, उसने इस पार्ट की फोटो ली और तारों की पोजीशन को देखा। फिर वो डेली ऐसे फोटो लेता रहा, डेली फोटो लेता रहा। 3 महीने बाद जब अर्थ की पोजीशन यहां होगी तो उसको ये वाला सारा आसमान दिख रहा होगा। कौन सा दिख रहा होगा सर, ये वाला सारा आसमान उसको दिख रहा होगा। हाँ सर, ऐसे ही करते करते अगले 3 महीने बाद उसने फोटो ली तो उसको ये वाला दिख रहा होगा सर, वो रात को ही ले रहे भाई, ये नाइट का टाइम है और ये डे का टाइम है, ये बात समझ पा रहे हो, उसको ये वाला आसमान दिख रहा होगा। और ऐसे ही अगले 3 महीने बाद उसको ये वाला आसमान दिख रहा होगा। अरे समझ आ रहा है क्या? हाँ सर, ये चीज समझ आ गई सर, ये चीज समझ आ गई सर। अब पता है क्या हुआ, जब ये उसने सालों तक फोटो ली तो एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, और वो पैटर्न क्या था कि एग्जैक्ट 365 दिन बाद, एग्जैक्ट 365 डेज के बाद वो आसमान की फोटो रिपीट हो रही है। अरे एग्जैक्ट 365 दिन के बाद ये फोटो रिपीट कैसे हो रही है? सूरज तो वही है पर आसमान कैसे चल रहा है? फिर वहां से कंक्लूड किया गया कि सन अपनी एक पोजीशन पे स्टेबल है। ये उस टाइम का कंक्लूजन था, दो अभी सन भी ऐसे चल रहा होता है और अर्थ स्पाइरल मोशन में उसके अराउंड घूम रही होती है, बट उस टाइम पे कंक्लूड किया गया कि सन सेंटर में ऐसे स्टेबल है और अर्थ एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है। तब का ये कंक्लूजन था, स्टार्टिंग का कंक्लूजन ये था, ठीक है, अर्थ सर्कुलर मोशन में घूम रही है और अर्थ को सन के अराउंड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 365 अराउंड लगभग 365 दिन का समय लग रहा है। समझ आया? ऐसे 365 दिन का समय लगा, तब पता चला, तब हमें पता चला कि एक साल में 365 दिन होंगे। ये चीज समझ आई है ना? इंटरेस्टिंग। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप 11th और 12th में फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। 10th के बोर्ड्स आपने दे दिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। अब सर फिजिक्स का तो आपने बता दिया, अब फिजिक्स और मैथ्स के बीच में क्या रिलेशन है, थोड़ा सा ये और बता दो सर। अरे भैया, फिजिक्स और मैथ्स में रिलेशन ये है कि मैथमेटिक्स इज द टूल टू सॉल्व फिजिक्स। ये मेरे अकॉर्डिंग ये है भाई, मैथ्स एक टूल है फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। ये फिजिक्स और मैथ्स के बीच में एक हेल्दी सी प्यारी सी राइवलरी, हल्की सी लड़ाई चलती रहती है, नाराजगी प्यार चलते रहते हैं फिजिक्स और मैथ के बीच में, ठीक है। अब ये भी चीज हमें नहीं भूलनी है कि मैथ्स के बिना फिजिक्स वही बात है जैसे जल बिन मछली, ठीक है। जैसे आप बिना फास्ट फूड, बर्गर पिज्जा तो बहुत पसंद है सर, उनके बिना तो नहीं, उनके बिना तो नहीं जिया जाएगा सर। ऐसा कुछ है क्या? अरे थोड़ा हेल्थ पे फोकस करो, ऐसा कुछ है क्या? तो ये हमारे बेसिकली फिजिक्स और मैथ्स के बीच में रिलेशन है। फिजिक्स की बहुत सारी इक्वेशंस मैथ से सॉल्व होंगी और मैथ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स को, मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेस फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए डेवलप की गई थी। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलस, आपने थोड़ा सा हिंट ले लिया होगा अभी क्लास 11th में, और नहीं लिया है तो अभी हम पढ़ाएंगे। फिजिक्स में भी हल्का सा कैलकुलस का मैं आपको ब्रीफ दूंगा, और मैथ्स में तो कैलकुलस पढ़ना ही है आपको। क्लास 11th 12th में आराम से खूब भर के कैलकुलस पढ़ेंगे हम। तो कैलकुलस की शुरुआत कहां से हुई थी? फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने के लिए इन्फिनिटली स्मॉल, बहुत छोटा सा एक डिस्टेंस या बहुत छोटा सा एक ऑब्जेक्ट, बहुत स्मॉल लेंथ लेने के लिए, इन्फिनिटली स्मॉल एक dx लेंथ लेने के लिए
एक पूरा का पूरा कैलकुलस बना दिया था न्यूटन भैया ने, है ना। ऐसी फिजिक्स और मैथमेटिक्स रिलेटेड है, जैसे मैथ्स के कुछ टॉपिक आएंगे हमारे वेक्टर्स, और फिजिक्स का अभी अभी मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे वेक्टर और स्केलर्स, उनके बीच का रिलेशन, डिफरेंस, ये सब पढ़ेंगे। ये एक इंट्रो क्लास है आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि फिजिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी आसान है, और कितने प्यार से हम उसको इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक आता है, सर आपने ये तो बता दिया फिजिक्स क्या है, मैथ्स के और फिजिक्स के बीच में रिलेशन क्या है। सर साइंस के अंदर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, साइंस क्या है ये भी तो बता दो, है क्या साइंस, व्हाट इज साइंस। पहले डेफिनेशन पढ़े, उसके बाद समझाते हैं। साइंस की डेफिनेशन लिख रखी है कि अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल, उसको एकदम पूरी गहराई से पढ़ना, और फिर जो नॉलेज हमें मिली एंड द नॉलेज सो गेन्ड टू प्रिडिक्ट मॉडिफाई एंड कंट्रोल द फिनोमिना। सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग इज साइंस। एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग इज साइंस। सर प्रिडिक्ट, एक्सप्लोर करना तो समझ आ गया कि ठीक है भाई, एक हमने एक्सप्लोर किया और हमारे अराउंड वर्ल्ड को, हमारे इस दुनिया से बाहर जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनको, स्पेस को, इन चीजों को एक्सप्लोर तो किया सर, ये चीज तो समझ आ गई, चलो ठीक है ये साइंस का पार्ट होगा, ये बच्चों को समझ आ जाता है। एक्सपेरिमेंट तो साइंस से रिलेटेड है, ये भी समझ आ जाता है सर कि ठीक है भैया इसमें ये मिला दिया, ये बन गया, या ऐसे एक्सपेरिमेंट कुछ करते रहे, वो सब साइंस का पार्ट है, ये भी समझ आ गया सर। प्रिडिक्ट करना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। अब समझो, अगर ये पेन मैंने यहां पे ऐसे नीचे गिराया, हमें ये डिस्टेंस पता है, मेरे दोनों हाथों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये हमें डिस्टेंस पता है, पेन का हमें मास पता है, और अगर मास पता है तो हम फोर्स वगैरह सब निकाल लेंगे, बट अगर हमें पेन का मास नहीं पता, ये सिर्फ ये डिस्टेंस पता है, हमने टाइम नोट कर लिया कि कितना टाइम लगा पेन को यहां से यहां पे गिरने में, वहां से हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट की, स्मॉल जी अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, है ना। और इन सब डाटा के बेस पे हमने नहीं भैया इक्वेशन बनाई थी, न्यूटन ने अपनी इक्वेशन बनाई थी, तो इन सब डाटा के बेस पे हमारी इक्वेशन बनी फिजिक्स की, बहुत सिंपल सी 3 इक्वेशन बनेगी। उन 3 इक्वेशन की मदद से हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे क्या, कि आगे अगर इसी पेन को उठा के मैं आईफिल टावर से नीचे फेंक दूं तो उसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा। एक ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से अर्थ के ऊपर गिरेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा नीचे गिरने में। सेम ऑब्जेक्ट अगर मार्स पे नीचे गिरेगा तो मार्स पे कितना टाइम लगेगा, मून पे नीचे गिरेगा तो मून पे कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे हमने कैलकुलेशंस की मदद से, सिर्फ पेन और पेपर और कुछ चंद मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और कैलकुलेशन की मदद से हमने इतनी बड़े कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व कर लिया, इतनी बड़ी चीजों को निकाल लिया, और हम चांद पर भी पहुंच गए, हम मार्स पर भी पहुंच गए, इनफैक्ट हम सन पे भी पहुंच गए, सिर्फ साइंस की हेल्प से। है ना इंटरेस्टिंग। चलिए अब आगे बढ़े, और ये 4 वर्ड यहां पे लिखे गए हैं सर कि साइंस इज एवर डायनेमिक। साइंस इज एवर डायनेमिक, डायनेमिक मतलब जो बदलती रहे। सर साइंस एवर डायनेमिक है मतलब ये थोड़ा समझ सा नहीं आया सर, साइंस एवर डायनेमिक कैसे है। अब सुनो, सबसे पहले जब लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया चीजों को, उसके बाद स्टार्टिंग में किसी ने देखा कि चांद अर्थ के अराउंड ऐसे घूम रहा है, चांद ऐसे बड़े से छोटा हो रहा है, फिर कुछ चांद एक फुल मून आ जाता है, फिर एक ब्लैक मून भी आता है, ये सब हो रहा है। ऐसे ही अर्थ सन के अराउंड
घूम रही है। तो किसी ने स्टार्टिंग में ऑब्जर्व किया और ये बोला कि सबसे पहले ये बोला कि अर्थ स्टेबल है और सन अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। स्टार्टिंग में क्या बोला गया कि सन जो है, सन, ये सूरज हमारे अर्थ के चक्कर लगा रहे भैया। अर्थ तो अपनी जगह पे स्टेबल है, अर्थ तो अपनी जगह पे स्टेबल है। स्टार्टिंग में ये चीज बोली गई, फिर धीरे 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 पता चला कि ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये उस टाइम की साइंस थी, बट हमने इंप्रूव किया, इंप्रूव करके फाइंड आउट किया कि ये कॉन्सेप्ट गलत है और अर्थ सन के अराउंड नहीं घूम रही। इनफैक्ट सन अर्थ के अराउंड, सॉरी, सन अर्थ के अराउंड नहीं घूम रहा, इनफैक्ट अर्थ सन के अराउंड घूम रही है। सो बेसिकली क्या फाइंड आउट किया हमने फाइंड आउट किया कि सन के अराउंड अर्थ एक ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है, और बाकी प्लैनेट भी, सन अपनी जगह स्टेबल है, बाकी सारे सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। ये चीज फाइंड आउट हुई थी, पहले ये फाइंड आउट हुई थी कि सर्कुलर मोशन में सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। अब किसी ने डाटा कलेक्ट किया और अच्छे से डाटा को कलेक्ट करके अपने जीवन में सिर्फ ये सारे स्टार्स के पोजीशंस का, अलाइनमेंट का सारा डाटा कैलकुलेट करके रख लिया और वो डाटा उठा के केपलर ने पढ़ा और केपलर ने अपने 3 लॉज दिए। उसमें से एक था कि अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, बात मान ली, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ये बात हमने मान ली, बट वो सर्कुलर मोशन नहीं है, वो सर्कुलर पाथ नहीं है, वो एक इलिप्टिकल पाथ है। कौन सा पाथ है भाई? इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है सर। वो ऐसे कुछ इलिप्टिकल पाथ में घूम रही है और सन एक फोकाई पे है। इक्लिप्स के 2 फोकाइज होते हैं, पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे। तो सन एक फोकस पे है, इलिप्स के एक फोकाई पे है, ठीक है। ये सब चीजें जब पता चली, ऐसे ही कुछ एग्जांपल है कि एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, अरे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज, ये तो हमने पढ़ा है सर। फोर्स होती है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी होते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 मास है दोनों बॉडीज के और r उनके बीच का डिस्टेंस है। इस फॉर्मूला को प्रूव करके दिखा दो। अरे सर इसको प्रूफ नहीं किया जाता। एक्चुअली ये सारे रिजल्ट्स को वेरीफाई कर देता है कि अगर इसमें जितने भी पहले आप एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट से डाटा कलेक्ट करो और सारी ऑब्जर्वेशंस को इसमें पुट करोगे तो फोर्स एग्जैक्ट वही आएगी जो इस फॉर्मूला से निकल के आ रही है। बेसिकली हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू सेम आती है, तो ये फॉर्मूला ट्रू मान लिया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का 2 बॉडीज के बीच में ये फॉर्मूला है। अब कल को अगर आप इससे बेटर कुछ डिस्कवर कर दें तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। इस फॉर्मूला में हल्का सा मॉडिफिकेशन करके इसको और नैरो डाउन बेटर बनाया जा सकता है क्या? ये आप में से कोई साइंटिस्ट बने तो करना, ठीक है। बट ये फॉर्मूला सारे रिजल्ट्स को सेटिस्फाई कर देते हैं। इस फॉर्मूला की वजह से हम भैया चांद पर पहुंच पाए, मार्स पर पहुंच पाए, है ना। तो ये इसलिए साइंस को एवर डायनेमिक कहा गया है। ये फॉर्मूला सारी चीजों को सेटिस्फाई कर देता है। हमारे जो भी मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का पार्ट है। सर ये मैक्रोस्कोपिक क्या होता है? अरे मैक्रो मतलब बड़ा, जो हमारी आंखों से विजिबल हो, चांद सितारे भी। बट यही फॉर्मूला फेल हो जाता है जब हम एटम के अंदर घुस जाते हैं। अरे सर ये क्या कह रहे हो आप? जी हां, जैसे ही हम एटम के अंदर घुसते हैं, एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्ट्ज, ये सब की बात करेंगे, ये सब पढ़ेंगे। जैसे ही हम एटम के अंदर घुसते हैं तो वहां पे ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं करता। वहां पे ये फॉर्मूला कहता है बस भैया मैंने बाहर की दुनिया के बारे में तेरे को बता दिया, मैंने चांद सितारों भी तेरे को पहुंचा दिया। अब एटम के अंदर हर जगह मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, यहां के लिए तू कुछ और डिस्कवर कर। हर जगह सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा।
तो एटॉमिक फिजिक्स को सिंपल ये ग्रेविटेशनल फॉर्मूला वहां पे फेल हो जाता है कि न्यूट्रॉन का भी कुछ मास है, इलेक्ट्रॉन का भी, प्रोटॉन का भी, इन तीनों का कुछ मास है, उनके बीच में कोई फोर्स लग रही होगी उनके मास की वजह से, और फिर वो सेटिस्फाई कर देनी चाहिए थी, पर ऐसा होता नहीं है, अलग चीजें होती हैं कुछ। क्या होती हैं वो हम सब पढ़ेंगे 12th क्लास के एटॉमिक फिजिक्स वाले टॉपिक में। ठीक है, आगे बढ़े, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और हम दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं फिजिक्स के अंदर दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं हमारे, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। यूनिफिकेशन और रिडक्शन, ये क्या तो प्रिंसिपल है सर, ये क्या चीज है? यूनिफिकेशन मतलब यूनिफाई कर देना। सर यूनिफाई कर देना मीनिंग थोड़ा सा समझ नहीं आया सर, यूनिफाई कर देना से क्या मीनिंग है आपका? अरे वही ग्रेविटेशनल फॉर्मूला लेके चलो यार, एक ग्रेविटेशनल फॉर्मूला से कितनी चीजें एक्सप्लेन हो जाती हैं। न्यूटन के सर पे गिरा सेब, ये पेन मेरे हाथ से गिर के नीचे गिर गया, सब कुछ। तो ये एक ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, फॉल ऑफ एप्पल, उसको भी जस्टिफाई कर देता है। ये सेम ग्रेविटेशनल फॉर्मूला ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्लैनेट्स को जस्टिफाई कर देता है। और हमने कितनी सारी सैटेलाइट्स अपने अर्थ के अराउंड छोड़ दिए हैं। अब तो इलॉन मस्क भैया ने भी बहुत सारी सैटेलाइट्स छोड़ दी है सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए। तो ये सेम फॉर्मूला सैटेलाइट के मोशन को भी, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट के मोशन को भी जस्टिफाई कर देता है। कितनी ब्रॉड रेंज को ये फॉर्मूला इकलौता एक ग्रेविटेशनल फॉर्मूला कवर कर रहा है। तो यही फिजिक्स की ब्यूटी है कि कुछ चंद लॉज सारे नेचर के फिनोमेनॉस को एक्सप्लेन करते हैं, सिर्फ कुछ चंद लॉज। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की भी 4 लॉज हैं, चारों के चारों लॉज पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या बोल रहे हो सर? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से रिलेटेड कुछ है सर। मैग्नेटिज्म मतलब चुंबक, मैग्नेट। सिर्फ 4 लॉज पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को सेटिस्फाई कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। 11th में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे सर हम, वो सब अभी बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। इंटरेस्टिंग लग रहा है फिजिक्स तो लाइक कर दो यार वीडियो को अभी, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। तो यूनिफिकेशन ये है कि एक इकलौते लॉ, मतलब कुछ चंद लॉज, सिर्फ एक नहीं, कुछ चंद लॉज सारे के सारे नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। जो हाउ है ना, ये हाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे हो रहे हैं सब एक्सप्लेन कर देते हैं, वो क्यों हो रहे हैं वाई भी एक्सप्लेन कर देते हैं। दूसरा फिजिक्स का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है रिडक्शन। सर रिडक्शन माने रिडक्शन मतलब रिड्यूस कर देना। जैसे कि हमने अभी देखा था कि गाड़ी क्यों चल रही है और गाड़ी चल कैसे रही है। अब कैसे का आंसर आपको फिजिक्स देता है कि गाड़ी में भैया इंजन लगा है, इंजन से ऐसे हम चला रहे हैं गाड़ी को, ब्रेक मार रहे हैं तो टायर और सड़क के बीच में फ्रिक्शन कुछ लग रहा है जिसकी वजह से गाड़ी रुक भी रही है, फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी चलती भी है। ये भी पढ़ेंगे, ये हम 11th में ही पढ़ेंगे, देखना ये 11th में ही पढ़ेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे, बट हमें अब समझना है डिटेल में कि कैसे हो रहा है चीजें, कैसे चल रही है गाड़ी, या फिर कैसे हो रहा है कोई भी फिनोमिना। उसको समझने के लिए हमें पूरे फिनोमिना को एक साथ पढ़ने के बजाय उस पूरे फिनोमिना को छोटे छोटे टॉपिक्स में अगर हम तोड़ लें तो हम पढ़ सकते हैं। सर फॉर एग्जांपल ऐसे छोटे छोटे टॉपिक में हम तोड़ देते हैं। कैसे?
कि जब हमने एक गाड़ी बनाई, अब ये नई गाड़ी बन गई भाई, ये गाड़ी मान लो इसको, ये गाड़ी हमारी, अब इसके अंदर सर इंजन भी होगा हमारा, अब पर इंजन के अंदर ही बहुत सारे सब पार्ट्स होंगे सर, इंजन के अंदर भी बहुत सारे सब पार्ट्स होंगे सर। पिस्टन हमने सुना है सर, ऐसे पिस्टन कुछ होता है सर, ऐसे छोटे 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 और बहुत सारे पार्ट्स होंगे। उन पार्ट्स की इकलौते एक एक पार्ट की अगर हम स्टडी करें और उस स्टडी को पूरा यूनिफाई कर दे तो हमें इंजन का प्रोसेस समझ आ जाएगा कि वो कैसे चल रहा है। फिर ऐसे इंजन, ब्रेक, टायर, एक्सिल, रिम, बहुत सारे और सारे पार्ट्स हैं, उन सब के जोड़ दे तो हमें पता चल जाएगा कि गाड़ी चल कैसे रही है। तो रिडक्शन है गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना और हर एक पार्ट की इंडिविजुअल स्टडी करना। अरे समझ में आया क्या? अरे भैया बताओ, ये हमारा फिजिक्स का रिडक्शन, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, पूरे फिजिक्स को हम सॉल्व भी ऐसे ही करते हैं रिडक्शन से। जो भी क्वेश्चन आता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं हम और फिर एक एक चीज को सॉल्व करते रहते हैं। अरे करेंगे, सब करेंगे साथ में, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है, अब अगली हेडिंग आती है हमारी, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। सर स्कोप बता दो, एक्साइटमेंट दो। एक्साइटेड तो हम बहुत है फिजिक्स पढ़ने के लिए, एक्साइटेड होगी नहीं, एक्साइटेड तो हम बहुत है फिजिक्स पढ़ने के लिए। फिजिक्स का स्कोप क्या है? बेसिकली दो हिस्सों में बांटा गया है, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में आती है हमारी जनरली क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स आती है भाई। और माइक्रोस्कोपिक में एटॉमिक, जो हमें माइक्रोस्कोप से देखनी पड़े, वो वाली फिजिक्स, एटम के अंदर घुस गया, इसमें आएगी हमारी बेसिकली एटॉमिक फिजिक्स। अब सर क्लासिकल फिजिक्स ये क्या दे दिया? क्लासिकल फिजिक्स का मीनिंग क्या है? देखो, क्लासिकल फिजिक्स के जनरली 4 टॉपिक है, उन चारों में फोर्थ टॉपिक आता है हमारा ऑप्टिक्स। फिर एक टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऑप्टिक्स मतलब लेंस, लाइट, उससे रिलेटेड चीजें के बारे में पढ़ना। इलेक्ट्रो मतलब बिजली और मैग्नेटिज्म मतलब चुंबक। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक साथ कंबाइन करके पढ़ा जाता है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक, अरे 12th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, इन दोनों टॉपिक्स को हम बेसिकली 12th क्लास के अंदर कवर करते हैं। सेम हमारी माइक्रोस्कोपिक की एटॉमिक फिजिक्स को भी हम कक्षा 12वीं के अंदर कवर करते हैं। अभी हमारी कक्षा 11वीं के अंदर क्या कवर होगा सर? कक्षा 11वीं के अंदर हमारा कवर होगा मैकेनिक्स, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। सर ये थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, ये दोनों टॉपिक हम कक्षा 11वीं के अंदर कवर करेंगे भाई, हमारी क्लास 11th के अंदर कवर करेंगे। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर मैकेनिक्स के रहेंगे, फिर थर्मोडायनेमिक्स के। आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे हम सिलेबस कवर करते रहेंगे। तो ये स्कोप है फिजिक्स का। और फिजिक्स का स्कोप बताऊं क्या है? फिजिक्स बहुत ज्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है सर। कितना ब्रॉड? अगर सिर्फ मैं लेंथ की बात करूं, सिर्फ लेंथ के केस में फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन की लेंथ 10⁻⁻⁴ मीटर, इतना छोटा। और जितना ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स की लेंथ है 10⁻26 मीटर। इतने इस रेंज में, इतने बड़े स्कोप में हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं और फिजिक्स की बात करते हैं। सेम अगर मैं वेट में बात करूं तो 10⁻30 kg इलेक्ट्रॉन का मास और 10⁻55 kg ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास। ये हमारी फिजिक्स की रेंज है। इतना बड़ा स्कोप है हमारा फिजिक्स का। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
थोड़ा मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में? एक्साइटेड हो कि क्लास 11th की फिजिक्स बहुत आसान होने वाली है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, देखना। तो ये हमारा स्कोप हो गया। एक्साइटेड तो हम हैं ही सर फिजिक्स पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं, वो है फिजिक्स का टेक्नोलॉजी और सोसाइटी से क्या रिलेशन है सर? फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, इन तीनों में आपस में रिलेशन क्या है? फिजिक्स की वजह से नई टेक्नोलॉजी जनरेट हुई है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, और हर टेक्नोलॉजी का सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता ही है। हां सर। और ऐसे ही कभी कभी टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी की पूरी नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स की भी डिस्कवरी हुई है। टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी नई फिजिक्स, टेक्नोलॉजी जब बनाई थी, जब हमें पता चला था करंट मैग्नेटिज्म के बारे में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा टॉपिक आ गया था भैया फिजिक्स में। सब पढ़ेंगे, चिंता मत करो। तो और सोसाइटी पे तो इंपैक्ट पड़ता ही है, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब देखो, हर चीज के दो पहलू होते ही हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर हम किसी चीज में ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे ही। व्हीकल्स जब बने तो हमारा चलना फिरना बहुत, हमारी ट्रेवलिंग बहुत आसान हो गई, आरामदायक हो गई, फास्ट हो गई, बट पॉल्यूशन की वजह से सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है अब। ऐसे ही एक फेमस एग्जांपल है, फेमस इक्वेशन है, आइंस्टाइन चाचा ने जब ये इक्वेशन दी, किसने? आइंस्टाइन चाचा ने जब ये इक्वेशन दी, यहां से एटॉमिक बम का भी जनरेशन हुआ। इसी इकलौते इक्वेशन से एटॉमिक बॉम्ब बनाए गए, और जापान की दो सिटीज 3 अगस्त और 6 अगस्त 1945 को, हिरोशिमा और नागासाकी, बूम। बट इसी इक्वेशन की वजह से, यही न्यूक्लियर फिजन की वजह से आज हमें थर्मल पावर प्लांट्स में जो न्यूक्लियर फिजन होता है, वहां से हमें बिजली भी तो मिल रही है सर। ये हमारे लिए पॉजिटिव इंपैक्ट भी तो हुआ। पॉल्यूशन ना के बराबर है यहां पे, बट रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज होता रहता है हमारे एनवायरनमेंट में। अब उस रेडियो एक्टिव मटेरियल को हम अच्छे से डब्बे में पैक करके और उसको जमीन के अंदर बहुत नीचे गाड़ दें, तो वो हमारे ऊपर इतना इफेक्ट नहीं करेगा, और बहुत अच्छे से पोल्यूशन फ्री ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बिजली काइंड ऑफ प्रोड्यूस होने लगेगी। क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है, यूरेनियम फिजन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे पानी को गर्म किया जाता है, पानी के वेपर्स की वजह से टरबाइन को घुमाया जाता है, टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अरे सर ये क्या क्या बोल दिया आपने, टरबाइन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट 12th में आएंगे। हाँ, और यूरेनियम जब टूटता है क्या क्या बनता है उससे, वो सारे कॉन्सेप्ट भी हम 12th एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो देखो, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी और सोसाइटी से कुछ ऐसा रिश्ता रहा है जो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा फोर्सेस के बारे में बात कर ले। नेचर में प्रेजेंट 4 फंडामेंटल फोर्सेस है हमारी, और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपने बता दिया। अरे भैया ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपने बता दिया, क्योंकि ये हमने पढ़ा भी हुआ है हमारी 9th 10th में, 9वीं और 10वीं कक्षा में हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा भी था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे, हमारे क्लास 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
सर ये कौन सी है? अरे जो दो चार्ज के बीच में लगती है, देखो दो इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे पास रख दिया तो ये एक दूसरे को ऐसे रिपेल कर रहे होंगे, है ना? एक दूसरे को दो इलेक्ट्रॉन ऐसे पास लेके आऊंगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा। ऐसे ही दो प्रोटॉन को मैं बिल्कुल पास लेके आऊंगा, दो प्रोटॉन को मैं ऐसे पास लेके आया, दो प्रोटॉन को ऐसे पास लेके आ रहा हूं तो ये भी रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। ये वाली जो फोर्स है, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है, और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन चिपक जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो जो फोर्स लग रही है इनके बीच में, ये फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सर मैग्नेटिक कहां से आया? मैग्नेटिक भी फोर्स होती है, पढ़ाएंगे। अरे दो चुंबक के बीच में फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स भैया। दो चुंबक तो चिपकाई होगी, चुंबक से तो खेले होगे 10वीं तक, क्या किया है? या अपने मोबाइल में पबजी खेलते रह गए, है ना? नई जनरेशन, अब तुम्हारे पास फोन आ गया है, 24 घंटे गेम नहीं खेलते रहना है, यूट्यूब भी ऑन करो तो पढ़ाई करनी है वहां पे, ठीक है? अब है सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसके बारे में अभी तक सुना नहीं था सर, ये क्या होगा? अरे भैया अभी तो बताया, एक एटम के अंदर घुस जाओ आप, एटम के अंदर घुस जाओ, और एटम के अंदर क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के बिल्कुल ऐसे सेंटर पे होते हैं सर, न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऐसे मानो सेंटर पे एक ऐसा गोला होता है सर, प्रोटॉन का भरा हुआ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का भरा हुआ एक गोला है सर, ठीक है? बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें है सर, ठीक है भैया? ऐसे ही एक आधे न्यूट्रॉन, एक आधे से प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अब ये एकदम ऐसे चिपके हुए सर, बिल्कुल पास है सर एक दूसरे के। तो इतना पास होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज में, वो कितना ज्यादा होगा सर? सोच के देखो, दो पॉजिटिव चार्ज एकदम पास में, उनके बीच में कितना ज्यादा रिपल्शन होगा। बट फिर भी न्यूक्लियस तो स्टेबल है, एटम्स के बीचों बीच प्रोटॉन का गुच्छा है, उसके बाहर बाहर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं अपने ऑर्बिट्स में, यूं ऐसे कुछ जो भी है सब पढ़ेंगे हम, कैसे कैसे घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये सोच के देखो कि सेंटर पे ये इतने सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ स्टेबल कैसे हैं? वो है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ऐसी एक फोर्स होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, बीटा पार्टिकल कुछ होते हैं उनके डीके के टाइम पे, ये अरे सब पढ़ा जाएगा। तो बेसिकली चार टाइप की फोर्स होती है, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, सबसे वीक, और सबसे स्ट्रॉन्ग है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अरे समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? आगे बढ़े। और इसी के साथ हमारी ये कक्षा समाप्त होती है। वेलकम टू फन, वेलकम टू फिजिक्स, वेलकम टू AP classes. Thank you for joining the class. On the same channel, we will upload class 11th and class 12th physics playlist, and similarly class 11th and class 12th mathematics by Apurva ma'am. और हम बोर्ड्स के साथ साथ CUET की भी तैयारी साथ में ही करते रहेंगे। जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेस भी आपकी आती रहेंगी, ताकि आप 11th 12th के बाद CUET का एग्जाम दे तो वहां पे बहुत सारे अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाए। अगर कक्षा आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि सर इतने अच्छे से, इतने प्यार से, इतने प्यार मोहब्बत से फिजिक्स पढ़ाते हैं। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।